विकास नाम का एक व्यक्ति अपने पिताजी को दवाई दिलाने के बहाने से उन्हें शहर ले आता है और वहीं छोड़कर चला जाता है। कहता है कि पिताजी, मैं आपकी दवाई के लिए नंबर लगा कर आता हूँ, वहाँ बहुत भीड़ है। तब रामलाल जी कहते हैं कि बेटा, मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन वह यह बहाना कर चला जाता है कि शायद वहाँ आपको बैठने को भी ना मिले, इसलिए आप यहीं पर बैठो, मैं आधे घंटे में आता हूँ। जिस पर बेचारे रामलाल जी वहीं पर बैठकर अपने बेटे का इंतजार करने लगते हैं। उदयपुर की चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं का जून का महीना चेहरा झुलसा देने वाले ऐसे मौसम में 80 वर्ष के रामलाल जी सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे खुद को धूप से बचने के लिए बैठे हुए थे और लगातार एक ही मुद्रा में बैठे रहने से उनकी कमर अकड़ी जा रही थी। शरीर पर एक मैला कुचैला धोती और कुर्ता पहने हुए थे, एक पुराना सा गमछा जो कि उनके सिर को ढकने का काम कर रहा था, और पैर में एक घिसी हुई चप्पल जो कि पैर को जलने से बचा रहा था। ऐसे भयंकर गर्मी में उनकी दोनों बूढ़ी आंखें सुनसान रास्ता में अपने बेटे की एक झलक पाने की तरस रही थी, परंतु जितनी बार रास्ते की ओर देखते असफलता ही हाल लगती। आज दोपहर को ही अपने बेटे के साथ जयपुर से चले थे। रामलाल जी को बहुत दिनों से उनके जोड़ों का दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह शाम दर्द से कराहते रहते थे। कल शाम को जब जोड़ों का दर्द ज़्यादा बढ़ गया तो विकास ने चिंता दिखाते हुए कहा था, पिताजी, आपके जोड़ों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। उदयपुर में जोड़ों के दर्द का बहुत अच्छा डॉक्टर है, आपको कल वहाँ दिखाकर लाता हूँ। बेटे की बात सुनकर रामलाल जी बोले, बेटा, यह जोड़ों का दर्द तो एक ऐसी परेशानी है जो बुढ़ापे में आ ही जाती है, इसका इलाज संभव नहीं है। ऐसी बात नहीं है पिताजी, अच्छा इलाज मिले तो सब संभव है। आप देखना, वहाँ इलाज पाकर आप 10 दिन में दौड़ने लगेंगे। अपने बेटे के मन में अपने प्रति इतना प्यार देखकर वह मन ही मन निहाल हो रहे थे। तभी विदेश से उनकी पोती गरिमा का फोन आया और सबका हालचाल पूछते हुए उसने दादाजी से बात की। चिंतित स्वर में उनके जोड़ों के दर्द के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, कल तेरे पापा मुझे दवाई दिलवा देंगे, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मेरी चिंता मत किया कर। तेरी मेहनत के दम पर ही तेरा सिलेक्शन विदेश की पढ़ाई के लिए हो पाया है। चिंता कैसे ना करूं दादाजी, आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। बचपन से ही दादी और आपके साथ रहती आई थी। मम्मी पापा तो शहर में नौकरी करते थे, इसलिए तो आप दोनों के दिल के बेहद करीब थी मैं। लेकिन दादी की मृत्यु के बाद मैं आपको नहीं खोना चाहती थी, इसलिए आप अपना पूरा ध्यान रखिए, ठीक है बेटा? ठीक है, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा, हंसते हुए रामलाल जी ने कहा और फोन रख दिया। विकास दोपहर के 11 बजे के करीब अपने पिता जी के साथ कार से निकल पड़ा। शाम के 3 बजे तक वे लोग उदयपुर पहुंच गए थे। उदयपुर शहर में जाने के कुछ देर बाद ही विकास ने सड़क के किनारे कार रोक दी और कहा, यहाँ से भीड़ भाड़ वाला इलाका शुरू होता है, मैं पहले डॉक्टर के पास जाकर नंबर लगवा देता हूँ, तब तक आप यहीं मेरा इंतजार करो। रामलाल जी ने घबराते हुए कहा, बेटा, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ बैठकर अकेला क्या करूँगा। अरे पापा जी, दोपहर का समय है, इस समय अभी डॉक्टर के पास बहुत भीड़ होगी और इतनी भीड़ में पता नहीं वहाँ बैठने की सुविधा है या नहीं। वहाँ खड़े हुए तो आपके पैरों में और ज़्यादा दर्द हो जाएगा, और यहाँ बैठने की सुविधा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप यहीं पर रुकिए, तब तक मैं नंबर लगवा कर आता हूँ। बात तो तुम ठीक कह रहे हो बेटा, उन्होंने बुदबुदाया।
हाँ पापा जी, बस आधे घंटे की बात है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ज़्यादा इंतज़ार करने का मौका नहीं दूंगा, मुझ पर विश्वास रखिए। इतना कहकर विकास कार लेकर निकल गया। रामलाल जी वहीं सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बैठे रहे। आधा घंटा कह कर गया था विकास, लेकिन 1 घंटे से भी ऊपर हो गया है। पता नहीं अभी तक आया क्यों नहीं। धीरे धीरे शाम होने लगी। सड़क पर भीड़ भी होने लगी, क्योंकि सभी लोग अपने अपने दफ्तर से वापस घर जा रहे थे। उस भीड़ में रामलाल जी अपने बेटे को खोज रहे थे। अब अपने आप को असहाय महसूस करने लगे थे। धीरे धीरे सड़कों पर भीड़ कम होने लगी और इसके बाद तो लगभग सन्नाटा सा छा गया। केवल 1-2 गाड़ियां ही चल रही थी। सिर्फ अचानक स्ट्रीट लाइट ही बंद हो गई। अंधेरी रात थी तो सुनसान सड़क भी डरावनी नजर आने लगी। इतनी गर्मी थी कि एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल रहा था, लेकिन रात होने के कारण थोड़ा सा सुकून था। घनघोर अंधकार में बैठे हुए वह अचानक डर और सहम गए जब एक कुत्ता उनके पास आकर भौंकने लगा। उन्होंने पास पड़ा छोटा सा पत्थर उठाकर उसे डराकर भगाने की कोशिश की, परंतु पत्थर देखकर कुत्ता और जोर जोर से भौंकने लगा और उसकी जोर जोर से भौंकने की आवाज़ सुनकर आसपास के अन्य कुत्ते भी दौड़े चले आए और सब एक साथ भौंकने लगे। कुत्तों का झुरमुट देखकर रामलाल जी डर के मारे कांपने लगे और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। इतने में ना जाने कहाँ से एक आदमी आया और उन कुत्तों के लिए सड़क के दूसरे किनारे कुछ रोटियां डालकर चला गया। वो सब रोटियों पर टूट पड़े और रामलाल जी ने राहत की सांस ली, लेकिन वह राहत पल भर की थी। अंदर ही अंदर उन्हें अपने बेटे की चिंता खाने लगी। सोचने लगे, विकास को भी इसी शहर का हॉस्पिटल मिला था। अपने शहर में डॉक्टरों की क्या कमी थी। बूढ़े बाप को सुनसान सड़क के किनारे बैठाकर खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गया। एक ओर तो गर्मी के मारे हालत खराब हो रही है और दूसरी ओर प्यास के कारण गला बैठा जा रहा है। जेब में पैसे भी नहीं है कि किसी दुकान पर जाकर एक पानी का बोतल खरीद लूं, जिससे कुछ गर्मी भी कम हो जाती और थोड़ा पेट को भी राहत मिल जाती। अचानक उनके मन में बुरे ख्याल आने लगे और उनके मन में अनहोनी की आशंकाएं घर करने लगीं। एक ही पल में भूख और प्यास दोनों गायब हो गईं। विकास कार चला रहा है, पता नहीं उसने सीट बेल्ट भी लगाई है या नहीं। उदयपुर जैसे शहर की भीड़ में चारों तरफ खतरा ही है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की तो गिनती ही नहीं है। कहीं उसकी कार का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? कहीं किसी तेज रफ्तार वाहन ने उसकी कार को पीछे से आकर टक्कर तो नहीं मार दी, या फिर किसी ट्रक से उसकी टक्कर तो नहीं हो गई और उसे कुचलकर? नहीं नहीं सोचते हुए उनका कलेजा मुंह को आने लगा। वे बिल्कुल बौखला गए। फिर स्वयं से ही कहने लगे, रामलाल, बढ़ती उम्र में लगता है तेरा दिमाग खराब कर दिया है। थोड़ी भी अक्ल नहीं है तुझमें। अपने ही बेटे के लिए ऐसे सोच रहा है, तुझे शर्म आनी चाहिए। यह भी तो हो सकता है कि डॉक्टर के पास कुछ ज़्यादा देर लग गई हो, कार में पेट्रोल ही खत्म हो गया हो। परंतु स्वयं को समझाने के बाद भी उनकी आंखों के सामने दुर्घटना के दृश्य आने लगे। कभी तो वह पूजा पाठ करने लगते और कभी देवी देवताओं की मनौती मानते, लेकिन अभी तक वह इतना तो समझ ही गए थे कि अगर सब कुछ ठीक होता तो विकास डॉक्टर के यहाँ से नंबर लगाकर कब का पहुँच जाता, और अब तो डॉक्टर के बैठने का समय भी नहीं है। सोचते सोचते उनका मन व्याकुल होने लगा।
गले से रोने की दर्द भरी आवाज़ और आंखों से आंसू फूट पड़े। न जाने कितने ही घंटे उन्होंने ऐसे रोते रोते बिता दिए। रोते हुए आवाज़ ने एक आदमी का ध्यान अपनी ओर खींचा। क्या हुआ दादाजी, क्यों रो रहे हो? उन्होंने आवाज़ सुनी तो सामने एक इंसान को अपने पास खड़ा पाकर और जोर जोर से रो पड़े। वह अपरिचित आदमी अपनी मोटरसाइकिल को सड़क के किनारे खड़ा करके उनके पास आया और बोला, बहुत परेशान लग रहे हो दादाजी, घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। ऐसा कहते हुए उसने उनके कंधे पर हाथ रखा और महसूस किया कि वह बुखार से तप रहे थे और उनका शरीर कांप रहा था। मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उनके मन को बहुत दुख हुआ। तुरंत उसने अपने बैग में से पैरासीटामोल निकालकर उन्हें खिलाया। फिर बोला, सारी रात आप इस सुनसान सड़क पर आसमान के नीचे क्यों बैठे रहे? रामलाल जी कुछ बोलने लगते पर वह कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उन्हें देखकर वह अपरिचित आदमी जल्दी से चाय की दुकान पर गया और उनके लिए गर्मा गर्म चाय और बिस्किट लेकर आया। रामलाल जी मन ही मन उसे बहुत सारी दुआएं दी। चाय बिस्किट खाकर उनके जान में जान आई। अब तक रात का अंधेरा छटने लगा था। सुबह की हल्की रोशनी में उन्होंने उस अपरिचित का चेहरा देखा और बोले, अरे तुम तो मेरी पोती की उम्र के हो। 20 से 22 वर्ष की छोटी उम्र में भी तुम्हें यहाँ रुककर मेरी मदद करने की सोची। फिर वह लड़का बोला, दादाजी मेरा नाम ललित है, मैं यहाँ पास में ही एक दुकान पर काम करता हूँ। मुझे अपने बेटे जैसा ही समझिए। अब आप बताइए कि क्या परेशानी है? ललित बेटा, मेरा बेटा विकास कल दोपहर से डॉक्टर के पास नंबर लगवाने गया था और मुझे यहाँ बैठने को कहकर गया था, लेकिन वह अब तक नहीं पहुँचा। उसकी चिंता मुझे खाई जा रही है। दादाजी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे अपने बेटे का फ़ोन नंबर दीजिए, मैं उन्हें फ़ोन लगाता हूँ। लेकिन बेटा मुझे उसका नंबर याद नहीं है। तो दादाजी हम एक काम करते हैं, मैं आपको आपके घर ही ले चलता हूँ। आपको अपने घर का पता तो मालूम है ना? हाँ बेटा, अच्छे तरीके से याद है। ललित उन्हें अपने मोटरसाइकिल पर बिठाकर घर छोड़ने के लिए ले गया। रास्ते में एक ढाबे पर रुककर उसने रामलाल जी को नाश्ता भी करवाया। बेटा तुम इंसान के रूप में किसी देवता से कम नहीं हो। भगवान तुम्हारी खुशियों को सदा बनाए रखे। रामलाल जी उसे ढेरों आशीर्वाद देने लगे। जैसे ही ललित रामलाल जी को लेकर उनके घर पहुंचा, देखा घर के बाहर ताला लगा था। दादाजी आप यहीं रुको, मैं देखकर आता हूं। ऐसा कहकर ललित उनके पड़ोसियों से विकास के बारे में जानकारी लेने चला गया। पूछने पर पता चला कि विकास तो अपनी पत्नी रेखा के साथ आज सुबह ही घूमने निकल गया है। ललित ने उनके पड़ोसियों से विकास का फ़ोन नंबर लिया और तुरंत उसे फ़ोन लगाया। क्या मैं विकास से बात कर रहा हूँ? ललित ने कहा। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जी हाँ मैं विकास ही बोल रहा हूँ, कहिए क्या बात है? जी मेरा नाम ललित है। मैं आपके पिताजी को सड़क के किनारे रोते हुए देखा जहाँ उन्हें छोड़कर आए थे। शायद आप किसी ज़रूरी काम में फंस जाने के कारण उन्हें लेने नहीं आ सके, इसलिए मैं उन्हें उनके घर वापस छोड़ने आया हूँ। परंतु यहाँ तो घर पर ताला लगा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं उन्हें कहाँ छोड़ूं? सुनिए मिस्टर, ज़्यादा हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम से काम रखिए और हाँ, अगर छोड़ना ही है तो उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ दो। अब हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो, इधर से ललित बोलता रहा और उधर से फ़ोन कट चुका था। बेटा बात हुई विकास से?
मेरा बेटा ठीक तो है ना? वह मुझे लेने क्यों नहीं आया? कुछ तो बताओ बेटा। हाँ दादाजी, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है और वह आपको इसलिए नहीं लेने आया क्योंकि वह आपको लाना ही नहीं चाहता था। वह आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है। सच कहूँ, आपके बेटे की नीयत में खोट तो मुझे भी लग रही थी कि इतनी सुनसान सड़क पर कोई अपने बूढ़े बाप को ऐसे हालत में छोड़कर क्यों जाएगा। दादाजी, आप मेरी बात मानिए, चलिए मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ देता हूँ। रामलाल जी उसकी ओर मुंह ताकते रहे। उनकी आंखें डबडबा गईं और बोले, मैं कोई लावारिस तो नहीं, मेरा भी घर परिवार है। मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने की बात तुम्हारे दिमाग में आई भी कैसे? यह बात मुझे आपके बेटे ने कही है, ललित ने कहा। कपकपाती और रुआसी आवाज में रामलाल जी बोले, आखिर मेरा अपना ही बेटा मुझे बोझ समझेगा? मुझे 2 वक्त की रोटी देना मेरी बहू को क्यों खलने लगा? माना कि कभी बहू मेरे काम करते हुए परेशान हो जाती थी। विकास को मेरी दवाइयों का खर्च थोड़ा ज़्यादा लगता था। छोटी मोटी बातों पर मेरा टोकना उन्हें पसंद नहीं था। मेरे खांसने की आवाज़ से उन्हें तकलीफ होती थी, लेकिन मैं उनके टुकड़ों पर नहीं पल रहा था। अपनी जिंदगी भर की कमाई अपने बेटे के नाम की है मैंने। नहीं नहीं, मेरा बेटा बहू इतने एहसान फरामोश नहीं हो सकते। वो कभी इतना नीचे नहीं गिर सकते। तुझे कुछ गलत फहमी हुई है दादाजी। मेरे मोबाइल में की गई कॉल की रिकॉर्डिंग रहती है। मेरी आपके बेटे से जो बात हुई है मैं उसे आपको सुनाता हूँ। ऐसा कहकर ललित ने अपना फ़ोन रामलाल जी के कान पर लगाया। कॉल की रिकॉर्डिंग सुनकर रामलाल जी हैरान रह गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह पत्थर की तरह एक जगह पर खड़े रह गए। फिर कुछ देर बाद करुणा और वेदना मिश्रित आवाज़ में बोले, चलो बेटा, मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दो। रुआसे आवाज़ में ऐसा कहते हुए उनके अंदर का दर्द आंसुओं के जरिए छलक पड़ा। ललित ने इंटरनेट के जरिए शहर के एक अच्छे वृद्धाश्रम का पता खोज निकाला। वृद्धाश्रम में पहुंचते ही संचालकों ने उनके विषय में जानकारी ली। एक लोकल न्यूज़ रिपोर्टर जो वहीं उपस्थित था, उसने रामलाल जी का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर किया कि देखिए किस तरह आज की पीढ़ी संस्कारों में नहीं बल्कि स्वार्थ में जीवन जीती है। आज सिर्फ उपयोगी चीज़ों को घर में रखकर अनुपयोगी वस्तुओं को फेंकने का ज़माना है। कोई मंदिर की सीढ़ियों पर बैठाकर चला जाता है तो कोई पुल के नीचे बैठाकर गायब हो जाता है। और आज डॉक्टर के यहाँ नंबर लगाने के बहाने आखिर यह कब तक चलेगा? यह बातें सुनकर रामलाल जी का कलेजा फटा जा रहा था। रामलाल जी की पोती गरिमा, जो विदेश में रहती थी, सोशल मीडिया पर अपने शहर की खबरें अक्सर देखा करती थी, यह जानने के लिए कि उसके शहर में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। यह न्यूज़ उसके भी फ़ोन पर आई। उसने देखा कि यह उसके दादाजी हैं। उनका रोता हुआ चेहरा और उसके माता पिता की करतूत ने उसके हृदय को जैसे चीर कर रख दिया। न्यूज़ रिपोर्टर की बातें सुनकर उसका दिल दहल रहा था। उसने तुरंत अपने घर पर फ़ोन लगाया और हमेशा की तरह पहला सवाल पूछा, माँ, दादाजी कहाँ हैं? वह ठीक तो है ना? मुझे उनकी चिंता हो रही है। उसकी बात सुनकर उसकी माँ बोली, बेटा, कभी अपने माँ बाप का हाल भी पूछ लिया कर। तुम्हें तो बस अपने दादाजी का ख्याल ही रहता है। तुम्हारे दादाजी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, तो मेरी बात करवाइए उनसे, उसने कहा तो उसकी माँ घबराते हुए बोली, वो अपने चचेरे भाई से मिलने अपने गांव गए हैं। गरिमा समझ गई कि वे लोग उसे सीधे तरीके से कुछ नहीं बताएंगे।
उसने फ़ोन रखा और तुरंत भारत आने की तैयारी करने लगी। करीब 10 दिन के बाद वह भारत पहुंच गई और अपने शहर पहुंचते ही उस वृद्धा आश्रम में गई, जिसका पता और फ़ोन नंबर उस रिपोर्टर ने वीडियो के अंत में दिया था। जब वह वृद्धा आश्रम के हॉल में पहुंची तो देखा उसके दादाजी एक चारपाई पर बैठे हुए रामायण पढ़ रहे थे। उसे याद आया कि जब बचपन में वह अपने दादा दादी के पास गांव में रहती थी तो उसके दादाजी जब भी रामायण पढ़ते थे तो वह उनके पास जाकर बैठ जाती थी। दादाजी बड़े प्यार से उसे हर पंक्ति का अर्थ स्पष्ट किया करते थे, लेकिन उस समय और इस समय में बहुत फर्क था। उस समय उसके दादाजी हट्टे कट्टे हुआ करते थे, लेकिन आज दादाजी बहुत कमज़ोर दिख रहे थे। कमजोरी और वृद्धावस्था के कारण उनके हाथ और पैर कांप रहे थे। उनकी हालत देखकर उनकी पोती के दुख की सीमा न रही। आंखों में आंसू लिए अपने दादा जी की ओर बढ़ी और उनकी चारपाई पर पंक्ति लगाकर बैठ गई और उनकी कांपती हुई आवाज़ में रामायण की पंक्तियां सुनने लगी। रामलाल जी ने महसूस किया कि उनके बाजू पर पानी की कुछ बूंदें गिर रही थी। उन्होंने रामायण की किताब को एक तरफ रखा और नज़र उठाकर अपने पास बैठी लड़की की ओर देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि उनकी पोती गरिमा उनके पास बैठी है और ये उसी के आंसू थे जो उनके बाजू को भिगो रहे थे। अपनी पोती को देखते ही उसके गले लगकर रो पड़े। कुछ देर दोनों यूं ही बैठे रहे, फिर खुद को संभालते हुए दादाजी ने पूछा, तू कब आई गरिमा? गरिमा ने कहा, दादाजी मैंने आपका वीडियो देखा था, मुझे समझ नहीं आया आखिर यह सब कैसे हो गया, मुझे बताइए दादाजी। लेकिन दादाजी उसे कुछ बताने को तैयार नहीं थे। फिर गरिमा ने उनका हाथ अपने सिर पर रखते हुए कहा, आपको मेरी कसम, अब मुझे सारी बात बताइए। जैसे ही गरिमा ने उन्हें अपनी कसम दी तो उन्होंने अपना सर अपनी पोती की गोद में रख दिया, मानो वो कब से किसी अपने का प्यार पाने को तरस रहे हों। उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई तो गरिमा गुस्से से तमतमा उठी। उसका चेहरा लाल हो चुका था। चलिए दादाजी, आप मेरे साथ चलिए। नहीं बेटा, पहले ही मेरी वहाँ बहुत बेइज्जती हो चुकी है, अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगा। अरे आप चलिए तो। ऐसा कहकर वह अपने दादाजी को लेकर वृद्धा आश्रम से बाहर आई और उनके साथ टैक्सी में बैठकर अपने घर की ओर चली गई। घर पहुंचकर अपने दादाजी को टैक्सी में ही बैठा छोड़कर उन्होंने डोर बेल बजाई। जैसे ही उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी बेटी को देखकर उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी के भाव एक साथ आ गए। फिर अपने पति को आवाज़ देते हुए बोली, अजी सुनते हैं, आकर देखिए तो कौन आया है। गरिमा आवाज़ सुनकर दौड़ा दौड़ा आया। माता पिता दोनों अपनी बेटी गरिमा को इतने दिनों के बाद देखकर उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन बेटी ने उन दोनों को वहीं रोक दिया और बोला, मुझे पहले यह बताइए कि मेरे दादाजी कहाँ हैं। बेटा, तुम्हें बताया तो था कि तुम्हारे दादाजी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, घर छोड़कर न जाने कहाँ निकल गए। लेकिन माँ, फ़ोन पर तो आपने बताया था कि वह अपने गांव गए हैं अपने चचेरे भाई से मिलने। दोनों पति पत्नी घबराते हुए एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर दोनों से उन्होंने कहा, अच्छा, अगर उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और वह कहीं निकल गए थे तो क्या आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई? अपनी बेटी की बात सुनकर वह कोई जवाब सोच ही रहे थे, इतने में गरिमा अपने दादाजी को टैक्सी से बाहर लेकर आई। अपने पापा जी को सामने खड़ा देखकर दोनों बेटे बहू तुरंत उनके पैरों में गिर गए और ढोंग करते हुए बोले, पापा जी, आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। यह बातें बाद में कीजिएगा, यह तो देखिए
अपने माता पिता को अपने मोबाइल में वही वीडियो दिखाते हुए बोली। वह वीडियो देखकर तो जैसे काटो तो खून नहीं, उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। पापा जी, मुझे एक बात तो बताइए, एक अनजान शहर में अपने पिता को एक सड़क के किनारे छोड़ते हुए आपका दिल जरा सा भी नहीं पसीजा? क्या मांगते थे मेरे दादाजी आपसे? केवल 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सा प्यार। और माँ, आप औरत तो ममता की मूर्ति होती है ना, दया और करुणा तो उसके स्वभाव में ही होता है, लेकिन आपको भी दादाजी पर बिल्कुल दया नहीं आई। शर्म आती है मुझे आप दोनों को अपने माता पिता कहते हुए। मेरे दादाजी आपको बोझ लगते हैं ना? मैंने फैसला लिया है, मैं अपने दादाजी को अपने साथ लेकर विदेश जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। अब से दादाजी मेरे साथ ही रहेंगे और जब तक उन्हें विदेश ले जाने से संबंधित सारी औपचारिकताएं पूरी नहीं हो जाती, तब तक मैं भी उनके साथ वृद्धाश्रम में ही रहूंगी, क्योंकि आपके साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उसकी बात सुनकर वे दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे। नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। माना कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन इसकी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। लेकिन गरिमा ने उनकी एक न सुनी और अपने दादाजी को टैक्सी में बिठाकर वृद्धा आश्रम की ओर निकल पड़ी। कुछ समय बाद विदेश जाने की औपचारिकताएं पूरी हुईं और गरिमा अपने दादाजी को अपने साथ विदेश लेकर चली गईं। अब रामलाल जी अपनी पोती के साथ अमेरिका में रहने लगे, लेकिन रामलाल जी को रह रहकर अपने बेटे की हरकत याद आती है और वह मन ही मन दुखी हो जाते थे। जिस पर गरिमा कहती है कि दादाजी, जो बीत गया सो बीत गया, अब वर्तमान में दुखी क्यों होते हो? वैसे भी मैं तो आपके पास हूँ। तो दोस्तों, गरिमा ने अपने दादाजी के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आपको पहले ही मिलती रहें।